हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे सभी लोग। चलिए भाई, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए जल्दी से, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, जल्दी आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग। चलिए भैया, तो आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। तो यदि क्लास की बात करें, यदि क्लास की बात करें तो अमर सर ने वैसे क्लास के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास होगी वो आपका मंडे टू सैटरडे 9 PM टू 10 PM तक चलेगी। यानी कि रोज आपकी क्लास मंडे टू सैटरडे 9 बजे से आपका 10 बजे तक आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, ठीक है। नाम लेने से कुछ नहीं होता बेटा, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। नाम लेने से कुछ नहीं होता, मुझे पता रहता है कि कौन आप क्या चीज पूछ रहे हैं, क्या चीज नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है। चलिए, चलिए भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको टोटल 7 सब्जेक्ट, सॉरी 7 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। तो 7 चैप्टर आपको कौन कौन से पढ़ने होंगे? सबसे पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में आपको पढ़ना क्यों है। ठीक है, इसकी क्या नीड थी, हम देखेंगे इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, क्या इसके चैलेंजेस हैं, सब कुछ आप अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल, यानी कि आप सर्विस मॉडल एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है ना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएलए भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएलए बोलते हैं। एसएलए क्या आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप क्लाउड से किसी भी सर्विस को परचेज करते हैं, ठीक है, तो जब आपने जो सर्विस परचेज की है, उसके बीच में जो भी आपका एग्रीमेंट होगा वहां पर सारी चीजें वहां पर लिखी हुई होंगी। जैसे सपोज कीजिए कि आपने क्लाउड से एज ए स्टोरेज आपने परचेज किया है। ठीक है, स्टोरेज जो आपने परचेज की है वो आपने कितनी परचेज की है, कितने टाइम तक आपको वैलिड रहेगी, वो सारी की सारी डिटेल आपके एसएलए वाले डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट आप पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के वर्चुअलाइजेशन मैं आपको बताऊंगा, जैसे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम उसे कवर करेंगे। ठीक है। चलिए, चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखेंगे क्लाउड सिक्योरिटी, कि क्लाउड के ऊपर आप कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी हमारी अप्लाई की जाती है, सिक्योरिटीज के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लाउड स्टोरेज, एंड चैप्टर नंबर 7 आपका शेड्यूलिंग इन क्लाउड। तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बेसिकली आपको 7 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आप चैप्टर देख लीजिएगा ये। चलिए, ठीक है, जो क्लास रहेगी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की, जो क्लास रहेगी आपकी 9 बजे से 10 बजे तक रहेगी। ये आपकी मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलेगी। ठीक है। चलिए, अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर बेसिकली आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहला आपका इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरीके से विस्तार हुआ, ये सब टॉपिक आपको कवर करना होगा। सेकंड, क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पर आप बेसिक चीजें पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, उसके एडवांटेज वगैरह आप यहाँ पर देखेंगे, और उसके आर्किटेक्चर के बारे में भी आप इसी टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक कौन कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे चैलेंजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से आपके चैलेंजेस हैं, आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को बेसिकली कवर करना है। ठीक है, चलिए, यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का आपका विकास किस तरीके से हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कब हुआ आपका 1950 से स्टार्ट हुआ। कब हुआ आपका 1950 से बेसिकली इसका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इस समय पर आपके डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग का यूज किया जाता था। किसका? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का यूज किया जाता था। सर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग के अंदर क्या है कि मान लीजिए आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर है। आपके पास क्या है, ये
डिफरेंट, सपोज कीजिए आपके पास से 4 कंप्यूटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो आपस में क्या है, एक साथ कनेक्शन बनाकर क्या कर सकते हैं, आपस में रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग था, वहां पर आपके डिफरेंट कंप्यूटर एक साथ मिलकर, ठीक है, अपने डिफरेंट रिसोर्स क्या है आपस में शेयर कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा लूप होल क्या था कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर जो भी आपके सिस्टम है, हाँ, ये एक दूसरे से अपने रिसोर्सेज को सब शेयर तो कर सकते थे, ये आपस में रिसोर्सेज को शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन इन सभी सिस्टम का एक जगह पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर ये सिस्टम क्या है, सारे सिस्टम क्या है, डिफरेंट लोकेशन पर है, तो वहां पर ये अपने रिसोर्सेज को है क्या है आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आपके जितनी भी रिसोर्सेज है, ये आपके जितने भी आपके सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, किसी एक ही लोकेशन पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या है, अपने डेटा को यहाँ पर ये शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली कंसेप्ट क्या था कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं या फिर सर्विसेज हैं, आप कह सकते हैं, जैसे सर्विस, जैसे आपका एज अ स्टोरेज हो गया, ठीक है, स्टोरेज हो गया, आपको सर्वर हो गया, ठीक है, यदि आप इन्हें कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हैं, बेसिकली उसके लिए तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास जितने भी सिस्टम थे वो आपस में डेटा को एक्सचेंज तो कर सकते थे, लेकिन क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूटेड में उनका एक ही लोकेशन पे होना पर अनिवार्य था। ठीक है, तो चलिए कुछ मैं आपको ऐसे एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं, जिस तरीके से आप कंप्लीट इवैल्यूएशन को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहां स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपका डेवलपमेंट हुआ, मैं आपको सारी डेवलपमेंट वाली फेज आपको यहां पर बता देता हूं। चलिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग, तो मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग कब स्टार्ट हुआ, आपका 1950 यानी 1950 में ये आपका स्टार्ट हुआ। यहां पर क्या था, बेसिकली आपके जो डिफरेंट सिस्टम है वो आपस में डेटा को, ठीक है, रिसोर्सेज को आपस में एक्सचेंज तो कर सकते थे, लेकिन सभी सिस्टम का एक लोकेशन पे प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा यहाँ पर अनिवार्य था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हम नेक्स्ट फेज के अंदर आए, यहाँ पर क्या है आपका ये मेन फ्रेम कंप्यूटिंग कब आया, ये आपका 1951 में। कब आया, 1951 में क्या है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटिंग आया। अब जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटिंग क्या है, ये आपका काफी पावरफुल सिस्टम थे, ये आपके काफी ज्यादा पावरफुल सिस्टम थे। ठीक है, इन सिस्टम का यूज बेसिकली आपका लार्ज डेटा को क्या करने के लिए, जो आपका लार्ज डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए आपका मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का बेसिकली यूज किया जाता था। इसलिए जो हमारी यदि हमें किसी भी लार्ज डाटा को प्रोसेस करना है, तो वहां पर आप मेन फ्रेम कंप्यूटर का बेसिकली आप वहां पर यूज करते थे। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, इसका एडवांटेज तो क्या है, यहाँ पर आप अपने लार्ज डाटा को प्रोसेस तो कर सकते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, भैया काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, यानी कि इनकी क्या है लागत, आप कह सकते हैं लागत जो है वो ज्यादा थी। ठीक है, जो इनकी लागत यानी कि जो इनकी कॉस्ट है, कॉस्ट काफी ज्यादा थी। ठीक है, जिस कारण से हम कहां पर शिफ्ट हो गए, क्लस्टर कंप्यूटिंग पे हम कहां पर हो गए, शिफ्ट हो गए, हम कहां पर आ गए, क्लस्टर कंप्यूटिंग के अंदर आ गए। क्लस्टर कंप्यूटिंग में एक्चुअल में होता क्या था, हम क्या करते थे, यहां पर डिफरेंट कंप्यूटर को एक साथ कंबाइन करके, यानी कि क्लस्टर कंप्यूटिंग में हम डिफरेंट कंप्यूटर को एक साथ कंबाइन करके क्या बनाते थे, एक अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाते थे। याद रखना है आपको, जो आपका क्लस्टर कंप्यूटिंग है, क्लस्टर कंप्यूटिंग के अंदर हम अपने डिफरेंट जितने भी हमारे पास क्या है, मान लीजिए आपको 2 सिस्टम कनेक्ट करने हैं, 4 सिस्टम कनेक्ट करने हैं, 10 सिस्टम कनेक्ट करने हैं, इन सभी सिस्टम को कनेक्ट करके क्या करते थे आप यहाँ पर मेन फ्रेम, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को आप यहाँ पर डेवलप करते थे। उसका फायदा क्या होगा, जिस तरीके से भाई मैंने आपको बताया, जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर उनकी कॉस्ट क्या है, काफी ज्यादा है, इनकी कॉस्ट क्या काफी ज्यादा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कंप्लीट इस तरीके सिस्टम को ना परचेज करके हमने क्या किया है, डिफरेंट सिस्टम को एक साथ कंबाइन करके क्या बना लिया, एक अपना क्लस्टर कंप्यूटिंग बना लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉस्ट तो कम हो गई, यानी कि जो आपका क्लस्टर कंप्यूटिंग था, यहाँ पर जो आपकी जो कॉस्ट थी वो तो क्या हो गई, लेस हो गई। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, क्या है, एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी आपकी, लोकेशन, यानी कि अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटिंग बेसिकली आपने यहाँ पर डेवलप तो कर ली,
ठीक है। लेकिन क्या है, ये जितने भी आपके पास सिस्टम होंगे, जिन सिस्टम को आपने एक साथ कंबाइन करके क्या है क्लस्टर कंप्यूटिंग बेसिकली आपने डेवलप किया है, तो लेकिन जितने भी आपके सिस्टम होंगे, जितने भी आपके सिस्टम होंगे वो सभी के सभी क्या है आपकी एक ही लोकेशन पर, कहां पर, एक ही लोकेशन पर वे होने चाहिए। अगर वे सभी के सभी एक लोकेशन पर नहीं है तो आप इस टाइप की परफॉर्मेंस को वहां पर परफॉर्म नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम कहां पर शिफ्ट हो गए, हम इसके बाद नई जनरेशन पर आ गए ग्रिड कंप्यूटिंग में। कहां पर, ग्रिड कंप्यूटिंग में। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या हुआ, जो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या हुआ, जो जैसे आपने देखा होगा क्लस्टर कंप्यूटिंग में, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम मैंने आपको क्या बताई थी भाई, सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी आपके सिस्टम है, जितने भी आपके सिस्टम है वो क्या होने चाहिए, सभी के सभी एक लोकेशन पर बेसिकली प्रेजेंट होने चाहिए। यही तो मैंने आपको बताया था, जैसे आपका क्लस्टर कंप्यूटिंग है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, ये जब भी वर्क करते हैं, ठीक है, जब भी आपस में डेटा क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जब क्या हो, ये सारे के सारे सिस्टम क्या हो, एक जगह पर हो। लेकिन जो आपका ग्रिड कंप्यूटिंग है, जो आपका ग्रिड कंप्यूटिंग है, यहाँ पर क्या है, आपके जो डिवाइस है, जो आपकी डिवाइस क्या है, डिफरेंट लोकेशन पर होंगी। आपकी डिवाइस क्या होंगी, डिफरेंट लोकेशन पर होंगी, और वहां पर से क्या है, वो अपने जितनी भी आपकी सर्विस है, जैसे आपका स्टोरेज है, डेटा क्या है आपस में वहां पर वो उसको एक्सचेंज कर सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग में जो भी आपकी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो आपके रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या है, यदि आप शेयर करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके जितने भी सिस्टम है वो सारे के सारे आपके एक लोकेशन पर होना अनिवार्य है, नहीं। यदि वो सिस्टम क्या है, डिफरेंट लोकेशन पर है, तो तब भी क्या कर सकते हैं, आपस में वो अपने डेटा वहां पर शेयर कर सकते हैं। ये कब आया था आपका, कब आया था आपका 1990 में, कब आया था आपका 1990 में बेसिकली आपका ग्रिड कंप्यूटिंग आया था। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आपके जितने भी सिस्टम्स हैं वो सभी के सभी सिस्टम क्या है, एक ही लोकेशन पर होने चाहिए। यदि वो सभी सिस्टम क्या है एक ही लोकेशन पर है तो क्या कर सकते हैं, वो अपने डेटा को वहां पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो डेटा को, यदि हमारा सिस्टम क्या है डिफरेंट लोकेशन पर है, तो हम किस तरीके से वहां पर डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या गए, फिर से एक नेक्स्ट जनरेशन पे गए, कहां पर, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग में। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटिंग था, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग के अंदर क्या है, ये क्या है, काफी ज्यादा आपका पावरफुल सिस्टम था। यानी कि यहाँ पर यदि आप लार्ज, ठीक है, लार्ज या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बेसिकली प्रोसेस करना चाहते थे तो वहां पर आप मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का बेसिकली आप यूज कर सकते थे। ठीक है, तो जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटिंग में, ठीक है, ये था, इसका आपको यहाँ पर मेन पॉइंट याद रखना है कि क्या है, इनकी कॉस्ट जो है काफी ज्यादा हाई थी। इनकी कॉस्ट क्या है, काफी ज्यादा हाई थी, जिस कारण से इन्हें हर कोई परचेस नहीं कर सकता था। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ गए, क्लस्टर कंप्यूटिंग में। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में हमने क्या किया, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने ना परचेस करके, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने ना परचेस करके हमने क्या किया, डिफरेंट कंप्यूटर को एक साथ कंबाइन करके, डिफरेंट कंप्यूटर को एक साथ कंबाइन करके हमने क्या बना लिया, एक क्लस्टर बना लिया। ठीक है, जहां पर आपकी डिफरेंट सिस्टम जो है आपस में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक आपकी प्रॉब्लम थी, जो मैंने आपको बताया, मेन प्रॉब्लम क्या थी आपकी, लोकेशन की। यानी कि जितने भी सिस्टम को आपने कंबाइन करके क्या बनाया, एक आपने मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया, तो आपके जितने भी सिस्टम है ना, वो सभी के सभी आपके एक ही लोकेशन पे होने चाहिए। यदि एक लोकेशन पे है तभी वो डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस मेन प्रॉब्लम को किसने दूर किया, आपका ग्रिड कंप्यूटिंग ने। किसने दूर किया, ग्रिड कंप्यूटिंग ने। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या है कि बेसिकली यदि आप की जो डिवाइसेस हैं, यदि आपकी डिवाइसेस क्या है, डिफरेंट लोकेशन पर हैं, यदि आपकी डिवाइसेस डिफरेंट लोकेशन पर हैं, तो वो क्या है, एक नेटवर्क यानी कि इंटरनेट से बेसिकली क्या है, कनेक्ट होकर वहां पर क्या है, अपने डेटा को वहां पर एक्सचेंज कर सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक कंसेप्ट आया आपका वर्चुअलाइजेशन का, कंसेप्ट आया आपका वर्चुअलाइजेशन का। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन में क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये हार्डवेयर रिसोर्सेज है, यानी क्या है, आपके पास ये स्टोरेज है। ठीक है, जो आपके पास स्टोरेज है, आप यहां पर क्या करेंगे, एक वर्चुअलाइजेशन, यानी कि क्या करेंगे, एक आप वर्चुअलाइजेशन बेसिकली क्या करेंगे, लेयर कनेक्ट करेंगे। इस लेयर का क्या फायदा होगा, यहाँ पर क्या है, आप स्टोरेज, आप ये जो आपकी स्टोरेज है, ये जो आपकी कंप्लीट स्टोरेज है, चलिए मैं तो थोड़ा सा ऐसे रफ कर देता हूं। ये जो आपकी कंप्लीट स्टोरेज है, आप क्या है, अब इसे डिफरेंट सिस्टम को बेसिकली कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। यानी कि वर्चुअलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ठीक है, कि आप सिंगल रिसोर्स को, यदि आप सिंगल रिसोर्स को क्या है, आप डिफरेंट सिस्टम को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ये कंसेप्ट किसमें आता है, बेसिकली आपके वर्चुअलाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट हुए, वेब 2.0। वेब 2.0
तो जितनी भी आपकी क्लाउड सर्विसेज थी, जितनी भी आपकी क्लाउड सर्विसेज थी, वो आपके वेब 2.0 के द्वारा ही क्या कर सकती हैं, क्लाइंट से इंटरेक्ट कर सकती थी। ठीक है, तो वेब 2.0 ने क्या किया, जितनी भी आपके पास क्या है, जितने भी आपके पास क्या होंगी भाई, आपकी क्लाउड सर्विसेज होंगी, वो क्लाइंट से कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब 2.0। ठीक है, आपका बेसिकली जो डायनेमिक पेज है, जो आपका डायनेमिक पेज वाला कंसेप्ट है, वो भी किसमें, आपका वेब 2.0 के अंदर ही बेसिकली आपको आता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एरा के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, सर्विस ओरिएंटेशन। ठीक है, सर्विस ओरिएंटेशन में, ठीक है, आपने एक कंसेप्ट सुना होगा, QoS, यानी क्या है आपका, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस। आपने सुना होगा क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस वाला किसके अंदर आपका आता है, सर्विस ओरिएंटेशन के अंदर बेसिकली आपका ये कंसेप्ट आता है। इसी कंसेप्ट के अंदर आपका SLA का बेसिकली कंसेप्ट आता है। SLA क्या है, मैंने आपको बताया, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। SLA क्या है आपका, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। मींस जब भी आप क्लाउड से किसी भी सर्विस को आप लेंगे, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट आपको वहां पर साइन करना होगा। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट में बेसिकली क्या लिखा हुआ होता है कि मान लीजिए कि आपने क्लाउड से आपने सर्वर लिए, आपने सर्वर वहां से परचेज किए, तो वो सर्वर आपको कब तक अवेलेबल रहेगा, उसका डाउन टाइम कितना रहेगा, कि आपको सर्वर समझ लीजिए आपका कुछ टाइम के लिए मतलब वहां पर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको बताया कि हाँ आपका सर्वर जो इतने समय तक क्या वहां पर डाउन रह सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके SLA के अंदर बेसिकली डिस्क्राइब की जाती हैं। इसके बाद आपका यूटिलिटी कंप्यूटिंग। ठीक है, तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग में क्या है कि जितनी भी आपकी क्लाउड की सर्विसेज हैं, जितनी भी आपकी क्लाउड की सर्विसेज होंगी, उन्हें क्या है आप पे एज यू गो, यानी कि एक कंसेप्ट है आपका पे एज यू गो। इसका मतलब क्या है कि आप जितनी रिसोर्सेज को यूज करेंगे, जितनी रिसोर्सेज को आप बेसिकली यूज करेंगे, केवल और केवल आपको उसी का पेमेंट करना होगा। आप जितनी रिसोर्सेज का यूज करेंगे, केवल और केवल आपको उतना ही पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसके अंदर आता है, आपका यूटिलिटी कंप्यूटिंग के अंदर। इसके बाद फाइनली हम कहां पर आ गए, 2007 में हम कहां पर आ गए, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आ गए। तो यदि आपसे पूछा जाता है, यदि आपसे कोई पूछता है कि आपको बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली सक्सेसर कौन रहा है, तो आप बताएंगे ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये ग्रिड कंप्यूटिंग आपको याद रखना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली आपका सक्सेसर कौन रहा है, बेसिकली आपका ग्रिड कंप्यूटिंग। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए इन पॉइंट्स को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या है, आपके अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ क्या है मिलाकर बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैसे बनेगा, आपके डिफरेंट सिस्टम को क्या है एक साथ कंबाइन कर दिया जाएगा, जो यूजर को कैसे दिखाई देंगे, एक सिंगल सिस्टम की तरह दिखाई देंगे। ठीक है, जो एक यूजर कैसे दिखाई देंगे, सिंगल सिस्टम की तरह दिखाई देंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसका पर्पस क्या है, कि जितने भी आपके सिस्टम है वो सब क्या कर सके आपस में, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं सबको आपस में शेयर कर सके। ठीक है, आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। तो मैंने आपको बताया मेन फ्रेम कंप्यूटिंग कब एग्जिस्टेंस के अंदर आता है, आपका 1951 यानी कि 1951 में बेसिकली ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। ये आपका मैंने आपको बताया जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे क्या है, आपके काफी पावरफुल सिस्टम है। कैसे आपके पावरफुल सिस्टम है, ठीक है, जिन्हें किस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपको बिग डेटा, ठीक है, जैसे आपका बिग डेटा हो गया या फिर कोई आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, इस टाइप के डेटा को यदि आपको प्रोसेस करना है, जैसे आपका बिग डेटा हो गया या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, यदि आपको इस टाइप के डेटा क्या करना है, प्रोसेस करना है, तो आप किसके थ्रू करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू आप करेंगे। इसमें आपको 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं। सबसे पहला दे हैव हाई फॉल्ट टॉलरेंस, यानी कि इनके पास क्या है, आपके पास एक हाई फॉल्ट टॉलरेंस होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, कि मान लीजिए जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मान लीजिए कोई उसका एक दो पार्ट क्या है खराब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका कंप्लीट सिस्टम ही बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, यदि उसका एक दो पार्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है जो आपका डेटा प्रोसेस होता है वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, एकदम से स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं क्या है, उसका टॉलरेंस काफी ज्यादा हाई रहता है।
सेकंड क्या याद रखना आपको, मिनिमम डाउन टाइम। मिनिमम डाउन टाइम कि मान लीजिए कि मैंने आपको बताया ना कि मेरे कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए कोई खराबी आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको घंटों तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि महीनों तक वेट करना पड़ेगा, अभी सिस्टम आपका सही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि वहां पर डाउन टाइम आया भी है तो बहुत ज्यादा कम समय के लिए आएगा, यानी कि आपका यदि टास्क रुकी भी है ना, जिस आपको आप परफॉर्म कर रहे थे, यदि वो टास्क रुकी भी है केवल कुछ टाइम के लिए रुकेगी। ठीक है, उसे ही आप क्या कहते हैं, मिनिमम डाउन टाइम कहते हैं। नेक्स्ट यहां पर मैंने आपको बताया क्या रखना, हाई फॉल्ट टॉलरेंस। हाई फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि यदि मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर कोई कमी आ जाती है, उसके अंदर कोई भी इशू आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका कंप्लीट सिस्टम जो है वो काम करना ही बंद कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया था क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग आपका कब इंट्रोड्यूस हुआ था, आपका 1980 में। ठीक है, 1980 में बेसिकली क्या है आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बेसिकली क्या है, आपका अल्टरनेटिव है। मैंने आपको बताया ना, जो आपका क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है, आपका एक अल्टरनेटिव है, किसका, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का। क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटिंग के अंदर क्या था भाई, हम अपने बिग डेटा या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डेटा को क्या है वहां पर प्रोसेस तो कर सकते थे, काफी ज्यादा चीजें ठीक थी वहां पर, डाउन टाइम भी बहुत ज्यादा कम था, फॉल्ट टॉलरेंस भी क्या है वहां पर बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, ये चीज तो ठीक थी, लेकिन क्या है वो सिस्टम काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, हर कोई ने परचेज नहीं कर सकता था। अब जब चीजें महंगी हैं तो हर कोई उसे कैसे परचेज कर लेगा। इसके लिए हमने क्या सोचा, एक हमने ऐसा कंसेप्ट सोचा जिसके थ्रू हम क्या कर सके भाई, हम काफी यानी कि मतलब काफी सारे सिस्टम को एक साथ कंबाइन कर क्या बना सके, क्या बना सके, एक अपना बिल्कुल मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली कर सके, वहां पर हम बिल्डअप कर सकें। ठीक है, ठीक है, जैसे यहां पर आपको याद रखना है, each machine in cluster was connected to each other via the network and these were cheaper than the mainframe system। यानी कि यहां पर आपके जितने भी सिस्टम होंगे, यहां पर आपके जितने भी सिस्टम होंगे वो एक नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और ये क्या होगा आपका सस्ता होगा, ये क्या होगा आपका सस्ता होगा एज कंपेयर टू आपका मेन फ्रेम सिस्टम। लेकिन इसके अंदर भी अभी भी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जो मैंने आपको बताया इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या रहती है अभी भी, कि यहां पर ये तो बात ठीक है कि आप डिफरेंट सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जैसे आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से डेटा को आप यहां पर प्रोसेस कर सकते हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन वो जितने भी सिस्टम है ना, वो जितने भी आपके सिस्टम है, सभी के सभी सिस्टम वो क्या है बेसिकली आपके एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्रिड कंप्यूटिंग। मैंने आपको बताया था ग्रिड कंप्यूटिंग आपका कब आया था, 1990 यानी कि 1990 में बेसिकली आपका ग्रिड कंप्यूटिंग आया था। ठीक है, दिस मीन द सिस्टम लोकेटेड एट द डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन वर इंटरकनेक्टेड वाया द इंटरनेट। यानी कि जो आपका ग्रिड कंप्यूटिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग ने क्या, जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी, जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग में भी और क्लस्टर में भी हमारी मेन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे सिस्टम क्या है, सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं वहां पर डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो इसको किसने जरूर किया, आपका ग्रिड कंप्यूटिंग ने। ग्रिड कंप्यूटिंग में आपके जो डिवाइसेस हैं, यदि वो डिफरेंट लोकेशन पर हैं, यदि क्या है वो क्या है डिफरेंट लोकेशन पर हैं, तो क्या है वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगा, क्या इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होकर वहां पर कह सकते हैं डेटा को वहां पर वो अपना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है कमी आने लगी, कैसे कमी, ठीक है, जैसे आपका कनेक्टिविटी इशू। ठीक है, कनेक्टिविटी इशू, मान लीजिए आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है तो वहां पर आप डेटा को सही से शेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बैंडविड्थ, मान लीजिए कि आपकी डिस्टेंस क्या आपकी काफी ज्यादा हो गई है, उसका भी वहां पर इशू आ सकता है। तो ये सब क्या है आपका ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर बेसिकली क्या है आपके इश्यूज थे। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यूटिलिटी कंप्यूटिंग। ठीक है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग में बेसिकली क्या है, ये आपका एक कंप्यूटिंग मॉडल है, ये क्या है आपका एक कंप्यूटिंग मॉडल है दैट डिफाइन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज कंप्यूटिंग स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा पे एज पर यूज। ठीक है, ये क्या है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराता है, क्या कराता है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएगा। सर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन कौन सी होगी, जैसे किसी को भाई स्टोरेज लेना है, किसी को सर्वर परचेज करना है, या फिर किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करना है, ठीक है, तो वो परचेज कर सकता है, लेकिन रूल्स क्या है, पे फॉर यूज। आप जितना यूज करेंगे, आप जितना यूज करेंगे उतना ही केवल आपको वहां पर पे करना होगा। ठीक है, चलिए
क्लाउड कंप्यूटिंग, अब यहां से आपका मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपको यदि आपसे पूछा जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग सक्सेसफुल कौन है, तो आप बताएंगे गिग कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम बिल्कुल अब डिटेल में अब एकदम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जहां तक किसी भी को स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम से तो पूछ सकता है। आई होप ऐसे तो सारी चीजें क्लियर होंगी, फिर भी यदि किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छा सर समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आया बताइए, क्या समझ में नहीं आया आपको? चलिए ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, मैं आपको बता दूं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम ऑन रिमोट सर्वर दैट आर होस्टेड ऑन द इंटरनेट इनसाइड द कंप्यूटर हार्डवेयर और द लोकल सर्वर। ठीक है, अब इसके प्रॉपर डेफिनेशन का मैं आपको मीनिंग बताता हूं कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हमको सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हमको सर्विस प्रोवाइड कराता है। किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराता है, यहां से आप, यहां पर क्या है, आप अपने जो आपका डेटा है, जो आपका बेसिकली क्या है, आपका डेटा है और आपका प्रोग्राम है और जो आपके एप्लीकेशन है, जहां पर आप उन्हें क्या है, अपने लोकल सर्वर, जिन्हें क्या है आप अपने लोकल सर्वर या फिर, ठीक है, आपको जो भी आपका लोकल सर्वर है या फिर हार्ड ड्राइव है, उस पर आप क्या करते हैं, वहां पर उनको डेटा को स्टोर नहीं करते। क्या करते हैं, ठीक है, डाटा को वहां पर स्टोर नहीं करते। इसके बजाय आप डाटा को कहां पर स्टोर करेंगे, फिर कहां पर स्टोर करेंगे भाई, यहां पर आप रिमोटली कहां पर इंटरनेट पर करेंगे, अपने डेटा क्या करेंगे, बेसिकली आप स्टोर करेंगे। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है, आपके पास एक कंप्यूटिंग मॉडल है जो क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है, जहां पर आप अपना डेटा, ठीक है, आपका डेटा हो गया, आपका एप्लीकेशन हो गया, आपका सर्वर हो गए, वो सभी के सभी क्या करते हैं, आप इंटरनेट पे स्टोर करते हैं, ना कि आप उन्हें अपने लोकल सर्वर या फिर हार्ड ड्राइव के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो देखिए मैं आपको ऐसे एक कंसेप्ट से समझाता हूं, जिससे आपको ना सारी चीजें, आपको एक ही बार में सारी की सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जिस कारण से हमें क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए आप सपोज कीजिए, आप सपोज कीजिए कि आपको क्या है, एक छोटी सी आईटी कंपनी स्टैब्लिश करनी है, आपको एक छोटी सी आईटी कंपनी स्टैब्लिश करनी है। ठीक है, तो जब आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे भाई पहले तो आपको एक लोकेशन चाहिए, पहले तो क्या चाहिए आपको, लोकेशन यानी कि एक आपको स्पेस चाहिए जहां पर आप अपनी कंपनी को बनाएंगे। ठीक है, चलो मैं सारी चीजें यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहला हमें क्या चाहिए होगा भाई, स्पेस चाहिए होगा। सबसे पहले क्या है, हमें स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें स्पेस चाहिए कंपनी को बनाने के लिए। उसमें हमें क्या चाहिए होंगे भाई, आईटी कंपनी हम बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, एक ही आईटी कंपनी बना रहे हैं, तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगे, जो आपकी आईटी कंपनी है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी भाई, आपको सर्वर चाहिए होंगे, आपको सर्वर चाहिए ना, ऐसे ही आपको स्टोरेज चाहिए, ऐसे क्या चाहिए आपको, स्टोरेज चाहिए। इसी प्रकार से आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस भी चाहिए, इसी प्रकार से आपको नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइसेस भी चाहिए। तो मान लीजिए भाई किसी व्यक्ति का इतना बजट नहीं है स्टार्टिंग में सारी सारी चीजें वो प्रोवाइड करा सके, तो मान लीजिए मैं आपको स्टार्टिंग में एक बेसिक बिल्कुल एक आपको नॉर्मल वे में बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी ने यहाँ पर बेसिकली 4 सर्वर यहाँ पर उसने लगाए, 4 सर्वर उसने लगाए। स्टोरेज की बात करूं, सपोज कीजिए उसने 2 टीबी की स्टोरेज ली है। ठीक है, 2 टीबी की उसने स्टोरेज ली है। ऐसे ही मैं नेटवर्क डिवाइस की बात करूं तो हो सकता है उसने यहाँ पर हब लगाए हो या फिर स्विच उसने यहाँ पर यूज किया हो। ठीक है, क्या है, ये उसने कंपनी बनाई है जहां पर उसने 4 सर्वर लगाए हैं। ठीक है, 2 टीबी की उसकी क्या है, बेसिकली उसने अपनी स्टोरेज ली है। ठीक है, और नेटवर्क डिवाइस यहाँ पर उसने इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अगर मान लीजिए कि उसने 4 सर्वर ले लिए, इतनी स्टोरेज ले ली है उसने, यहाँ पर ये इतने उसने नेटवर्क डिवाइस यहाँ पर उसने परचेज कर लिए हैं, लेकिन जो इसके 4 सर्वर है ना, लेकिन जो इसके 4 सर्वर इसने यहाँ से लिए हैं, सपोज कीजिए केवल 2 ही सर्वर यूज हो रहे हैं, केवल 4 में से 2 ही सर्वर यूज हो रहे हैं। ऐसे ही जो आपकी इसकी स्टोरेज है, सपोज कीजिए 1 टीबी, 1 टीबी क्या है, बेसिकली क्या इसकी यूज हो रही है, और यहाँ पर क्या है, केवल आपका जो नेटवर्किंग है उसके लिए क्या है, केवल यहाँ पर वो
हब को यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो आपके 4 सर्वर्स ने परचेज किए थे, 4 सर्वर्स में से केवल और केवल 4 सर्वर्स में से केवल और केवल क्या है, वो बेसिकली आपके 2 ही सर्वर का यहाँ पर यूज कर पा रहा है। जो स्टोरेज है उसका क्या है, 1 TB स्टोरेज में उसका सारा काम हो जा रहा है। इस तरीके से जो आपका नेटवर्क डिवाइस में क्या है, केवल और केवल क्या कर रहा है, यहाँ पर वो हब का यूज कर रहा है। ठीक है, अब एक बात को समझिए, अगर मैं मार्केट के अंदर जाऊं, अगर मैं मार्केट के अंदर जाता हूं, तो जिस रेट के अंदर मैंने ये सारी चीजें परचेज की थी, जिस रेट के अंदर मैंने ये सारी चीजें परचेज की थी, क्या अब मैं उसी रेट में क्या कर सकता हूं, उनको वापस कर सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं परचेज भाई। जो चीज हम मार्केट से एक बार लेके आ जाते हैं, यदि हम आपसे उसे एक्सचेंज करना चाहते हैं, जब वो आपको आपसे एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्या वो उस रेट में चली जाती है? बिल्कुल भी नहीं चली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ रिसोर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर वेस्ट हो रहे हैं, यानी इसके कारण मनी यहाँ पर वेस्ट हो रही है। अब एक दूसरा सिनेरियो समझिए कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली मनी उसकी वेस्ट हो रही है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब सपोज ये उसके 4, जो उसने 4 सर्वर लगाए थे ना, उसका 4 सर्वर में काम नहीं चल रहा, उसका 4 सर्वर में क्या है, बेसिकली काम नहीं चल रहा। तो हो सकता है भाई उसे वहां पर 8 सर्वर चाहिए हो। इसी तरीके से उसका 2 TB में काम नहीं चल रहा है, उसका अब 2 TB में काम नहीं चल रहा है, उसकी स्टोरेज क्या है, बढ़ गई है, उसकी स्टोरेज क्या है, बेसिकली बढ़ गई है। तो समझ लीजिए उसको 5 TB स्टोरेज चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिसोर्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब जब इंक्रीज हो गई तो फिर से आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पर पे करना रिसोर्स के लेने के लिए। ठीक है, जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही, कि मान लीजिए जो आपका सिस्टम आईटी सिस्टम बेसिकली आप बनाना चाह रहे थे, तो वहां पर बेसिकली ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, ठीक है, जहां पर आप देख रहे हैं जो आपकी सर्विसेज है ना, वो कभी तो इंक्रीज हो रही हैं और कभी डिक्रीज हो रही हैं। तो ये क्या है, आपके लिए मेन प्रॉब्लम्स हो गई। आप चाहते थे कि भाई हमें क्या है, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, आप चाहते थे कोई आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर आपको जितनी रिसोर्सेज की जरूरत है, जहां पर आपको जितनी रिसोर्स की जरूरत है, वहां पर आप केवल और केवल उतनी रिसोर्सेज का यूज कर पाए। तो उसके लिए बेसिकली हम किसका कंसेप्ट करते हैं, किसका कंसेप्ट बेसिकली हम यूज करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे पहला, जब क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो सारा का सारा डेटा बेसिकली कहां पर स्टोर करता है, जो आपका सारा का सारा डेटा है वो कहां पर स्टोर होता है, एज अ क्लाउड पे। तो वहां पर बेसिकली आपको कोई भी स्पेस की जरूरत है ही नहीं, आपको फिजिकली सर्वर को वहां पर लगाने के लिए स्पेस की जरूरत है ही नहीं। अगर लेकिन यदि आप वैसे आप इंस्टॉल में करेंगे, तो वहां पर आपको सर्वर वहां पर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये क्या आपकी प्रॉब्लम थी। लेकिन यदि आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं, तो वहां पर आपको सर्वर को कहीं भी आपको सर्वर को फिजिकली लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो सारा डेटा होगा वो एक्चुअल में कहां पर स्टोर होगा, वो कहां पर स्टोर होगा, आपके क्लाउड में स्टोर होगा। और सर्वर सर्वर तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है, सर्विस प्रोवाइड आपको कराएगा। तो जो आपकी सर्विस है ना, जो आपकी सर्विसेज है, आप इन्हें सर्विस को अपने बेस पे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप इन्हें अपने बेस पे क्या है, उनको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ऐसे आपका जितने भी रिसोर्स हैं, आप सभी को क्या है, अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, जिस तरीके से बेसिकली क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, क्लाउड है। ठीक है, अब क्लाउड में क्या होगा, आपके डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आएगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को तो क्या चाहिए होगा, स्टोरेज चाहिए होगा, किसी को सर्वर चाहिए होंगे। ठीक है, किसी को स्टोरेज चाहिए भाई, किसी को सर्वर चाहिए, तो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होंगी, डिफरेंट टाइप की क्या होंगी, आपकी सर्विसेज होंगी। चलिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा साफ तरीके से बना देता हूँ, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस डायग्राम को बना ही देता हूं मैं। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, बेसिकली आपकी सर्विसेज होंगी। जैसे आपका स्टोरेज, आपको स्टोरेज चाहिए। ठीक है, आपकी एक सर्विस तो ये हो गई स्टोरेज। किसी को सर्वर चाहिए, किसी को सर्वर चाहिए। ठीक है, हो सकता है भाई किसी को स्टोरेज चाहिए। ठीक है, तो इन सभी सर्विसेज को, ये क्या है, जितनी भी आपके पास सर्विसेज हैं, जितनी भी आपके पास सर्विसेज हैं, इन सभी की सभी सर्विसेज को, इन सभी की सभी सर्विसेज को क्या है, आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकता है, आपका जो यूजर है उनको डायरेक्टली क्या है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, चलिए, सारी क्लासेस यदि हम फ्री में प्रोवाइड करा देंगे, अगर सारी क्लासेस आपकी फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर जितना मेंटेनेंस का चार्ज वगैरह जाता है बेटा, वो कैसे होगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर सारी क्लासेस आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो इन सब चीज का जो पे हमको करना पड़ता है, वो आप कहाँ से पे कर पाएंगे हम। तो सारी क्लासेस बेटा आपकी फ्री नहीं हो सकती। चलिए, इसे
आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं, जो आपका यूजर है, जितने भी आपके पास क्या होंगे, यूजर होंगे, यूजर 1, यूजर 2, ऐसे ही आपका n नंबर ऑफ क्या होंगे आपके पास यूजर होंगे, वो सभी के सभी क्या कर सकते हैं, इनको सर्विस को क्या करते हैं, बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, चलिए अब आपको डेफिनेशन ना देखना, आपको एक ही बार में बिल्कुल आपको सारी की सारी डेफिनेशन आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है इन विच डेटा एंड एप्लीकेशन आर स्टोर ऑन द इंटरनेट, जहां पर आपका जितना आपका डेटा है और जो आपकी एप्लीकेशन है कहां पर स्टोर की जाएगी, बेसिकली इंटरनेट पे उसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, सो दैट दे कैन बी एक्सेस फ्रॉम द एनीवेयर। तो इसका फायदा क्या होगा, यदि आपने जो भी आपका डेटा है, आपकी एप्लीकेशन है, आपने कहां पर स्टोर किया है, आपने इंटरनेट पे स्टोर किया है, तो आप अपने डेटा और एप्लीकेशन को कहीं से भी क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या है, बेसिकली आपका क्लाउड का मेन बेनिफिट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एट एनी टाइम और किसी भी टाइम। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल अब अच्छे समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन आप पढ़ेंगे अब आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है, बेसिकली आपकी एक टेक्नोलॉजी है जहां पर आप अपने डेटा और एप्लीकेशन को कहां पर, इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कहां, क्लाउड पर आप उसको स्टोर करते हैं। इसका फायदा क्या होगा, आप अपने जितने भी आपका डेटा है और आपकी एप्लीकेशन है, जितना आपका डेटा है और आपकी जो एप्लीकेशन है, आप उसे कहीं से भी किसी भी टाइम बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हम यही चाहते थे ना कि जो हमारा डेटा है हम उसे इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर सकें। तो ये किसने पॉसिबल किया, बेसिकली आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है, अगर मैं आपसे इससे रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे आप यूज करते हैं जीमेल, ठीक है, आप यूज करते हैं गूगल फोटो, आप यूज करते हैं गूगल ड्राइव। ठीक है, यदि मैं बात करूं गूगल फोटो की या फिर गूगल ड्राइव की, ठीक है, तो यदि आपने अपने फोटो या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपने गूगल ड्राइव के अंदर बेसिकली स्टोर कर रखा है, तो वो जो आपका डेटा होगा ना, जितना भी आपका, जैसे आपका गूगल फोटो है, आपका गूगल ड्राइव है, वो सारा का सारा बेसिकली कहां पर स्टोर होता है, आपका क्लाउड पे। कहां पर स्टोर होता है एक्चुअल में, क्लाउड पे। अब जब डेटा क्या है आपका क्लाउड पर स्टोर है, तो आप उसे इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और हम ऐसे ही करते हैं। मान लीजिए आपके पास जो फोन है, वो फोन बेसिकली क्या है, आप अपने घर पर भूल गए और उसके अंदर क्या है, एक आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए था और वो एक्चुअल में आपके पास नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आप किसी दूसरे व्यक्ति का फोन लेंगे, और उस फोन को लेने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी जीमेल आईडी को वहां पर आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करेंगे, आप गूगल ड्राइव के अंदर जाएंगे, गूगल ड्राइव के अंदर आपने गूगल ड्राइव के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड किए थे, वो सारे के सारे वहां पर बेसिकली आ जाएंगे। जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको चाहिए था, आप वहां से उसको देख सकते हैं। समझ में आया अब आपको? क्लाउड में क्या है, क्लाउड में जितने हमारा डेटा है, हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे सारा डेटा को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब हम जहां से चाहें और जिस डिवाइस से चाहें और जब चाहें, हम अपने डेटा को वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको अब क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा और यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां तक सारी चीजें सभी को समझ में आ गई, यहां तक सभी को सारी चीजें अच्छी समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, ये आप डायग्राम बना के आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्लाउड में क्या है, हम डिफरेंट टाइप की सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। भाई जैसे किसी को सर्वर लेना है, ठीक है, या फिर वर्चुअल डेस्कटॉप लेनी है, ठीक है, या फिर कंप्लीट सॉफ्टवेयर लेना है, या फिर एप्लीकेशन लेनी है, या फिर स्टोरेज लेनी है, ये सभी क्या है हमारे पास सर्विसेज है। ठीक है, ये सभी क्या है हमारे पास सर्विसेज है। ये जितने भी आपके पास कंप्लीट क्या है सर्विसेज हैं, आप इन सर्विसेज को किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो भैया आप सर्विस को यहां पर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा कि यदि आप क्लाउड की किसी भी सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टर होना चाहिए। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तभी आप वहां पर सर्विस को वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके पास इंटरनेट है, तो आप अपनी सर्विस को, हो सकता है भाई आप मोबाइल के अंदर एक्सेस करना चाहें, मोबाइल के अंदर भी चल जाएगा। यदि आप लैपटॉप के अंदर चाहें, तो लैपटॉप के अंदर भी। यदि आप प्रिंटर, ठीक है, कहीं पर भी आप उसको यूज करना चाहें, उसको आप यूज कर सकते हैं।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी आपके पास क्लाउड की सर्विसेज हैं, जितनी आप क्लाउड की सर्विसेज हैं, ये सारे डेटा जो है क्या है आपका इंटरनेट पे स्टोर रहता है। ठीक है, तो आप इसे किसी भी डिवाइस, जैसे आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका टैब है, इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आपकी कौन कौन सी हैं। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, आपका ऑन डिमांड सर्विस। सबसे पहला क्या है आपका ऑन डिमांड सर्विस। तो मैंने आपको बताया था भाई क्लाउड के अंदर आपको जिस भी सर्विस की आपको जरूरत है और जितने टाइम के लिए जरूरत है, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जिस भी, मान लीजिए कि जो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के अंदर आपको 4 सर्वर चाहिए, आपको 4 सर्वर चाहिए, तो वहां पर आप 4 परचेज कर सकते हैं। आपको 2 चाहिए तो आप 2 परचेज कर सकते हैं। आपको जितना भी आपको वहां पर रिसोर्सेज चाहिए, आप उस सर्विस को वहां से उतने टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, बेसिकली परचेज कर सकते हैं। और आप जितने टाइम के लिए आप अपनी सर्विस को यूज करेंगे ना, आपको उतना ही पे करना होगा। यानी कि यदि आप 4 सर्वर यूज कर रहे हैं तो आपको 4 सर्वर का पे करना होगा। यदि आप 2 सर्वर यूज कर रहे हैं तो आपको 2 सर्वर का बेसिकली यहां पर पेमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई हम अपनी नीड के अनुसार, जो भी हमें सर्विस चाहिए, हम उसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कि मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर सपोज कीजिए, उस कंपनी के अंदर क्या है बेसिकली, अभी मुझे करंट में मुझे 10 डेज के लिए, बेसिकली क्या है, मुझे 10 सर्वर चाहिए। तो मैं 10 सर्वर को 10 डेज के लिए बेसिकली वहां पर परचेज कर सकता हूं। हो सकता है कि 10 डेज के बाद क्या मुझे केवल क्या है 5 ही सर्वर, मुझे क्या है केवल क्या है वहां पर 5 सर्वर चाहिए। तो मैं क्या है वहां पर 5 सर्वर को बेसिकली वहां पर मैं परचेज कर सकता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम अपनी नीड के अनुसार, हम अपने रिसोर्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं और हम रिसोर्स को क्या सकते हैं, बेसिकली डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलिए, एक्सेस एनीवेयर। मैंने आपको बताया कि आपका जो क्लाउड का डेटा है ना, एक्चुअल में इंटरनेट पे स्टोर होता है। तो आपका जो डेटा है वो क्या है, एक्चुअल में इंटरनेट पे स्टोर है। ठीक है, तो आप अपने डेटा को कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपने जो डेटा आपने समझिए गूगल फोटो या फिर ड्राइव के अंदर जो आपने डेटा स्टोर कर रखा है, तो आपने जिस लोकेशन से आपने डेटा को सेव किया था, आप उसी लोकेशन को होंगे, तभी आप डेटा को एक्सेस कर सकेंगे। नहीं, आप कहीं पर भी हो, आप वहां पर अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशन यही है कि आप अपने डेटा को तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपके पास क्या हो, इंटरनेट कनेक्शन हो। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए, यदि आपके पास क्या है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप कहीं से भी, आप जो भी आपने डेटा क्लाउड पे स्टोर किया है, आप उसे वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका पे एज यू गो। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि क्लाउड के अंदर हम जिस भी सर्विस को परचेज करते हैं, तो केवल और केवल हम उतना ही पेमेंट करते हैं जितना हमने उस सर्विस को क्या गया एक्चुअल में यूज किया है। मींस यदि मैंने कहा था, ठीक है, यदि यदि सपोज कीजिए कि आपने 10 सर्वर ले रखे हैं, ठीक है, और आपने सपोज कीजिए 2 टीबी क्या है, बेसिकली आपने स्टोरेज ले रखी है। ठीक है, और ये सर्विस क्या है, बेसिकली आपने 10 डेज के लिए यूज की है। ये क्या है, सर्विस क्या है, बेसिकली आपने 10 डेज के लिए यूज के लिए, तो बेसिकली आपको केवल 10 डेज का यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। यानी कि आप जितनी रिसोर्सेज का बेसिकली आप यूज करेंगे, केवल और केवल आपको उतना ही पेमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए ऑटोमेटिक अपडेट का मतलब क्या है कि मान लीजिए भाई यदि आपने फिजिकल सर्वर लगा रखे हैं, ठीक है, या फिर आपने स्टोरेज आपने लग रखी है, या फिर आपने एज अ सॉफ्टवेयर आपने रखा है, तो उस सॉफ्टवेयर को आपको खुद ही अपडेट करना होगा। लेकिन यदि आपने कोई भी सर्विस कहां से लिए, क्लाउड से लिए, तो वहां पर आपको उसे अपडेट करने की जरूरत नहीं है। वो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली क्या है, वहां पर वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिससे आपने सर्विस ली है ना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
वो इन चीजों को क्या करे, अपडेट करे। यहाँ पर आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि आपको अपडेट्स वगैरह से लेके बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या है, टेंशन फ्री रहना है। यहाँ पर आपको किसी भी अपडेट्स वगैरह का आपसे यहाँ पर आपको कोई भी लेन देन नहीं है। जितनी भी आपकी अपडेट से जैसे क्या होंगी, जो क्वेरी होंगी, वो सब कौन मेंटेन करेगा, आपका क्लाउड प्रोवाइडर, यानी कि जिससे आपने सर्विस को परचेज किया है। ठीक है, चलिए अगर एडवांटेज की बात करें, सबसे पहला लो कॉस्ट। सबसे पहला क्या है, लो कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यदि आपको एक आईटी कंपनी बनानी है तो सबसे पहला क्या करेंगे, आप स्पेस लेंगे। स्पेस क्यों लेंगे, क्योंकि भाई आपको अपने सर्वर हो गया, ठीक है, आपका स्टोरेज हो गया, ठीक है, और बेसिकली आपके सिस्टम्स हो गए, ये सभी क्या होंगे, आपको कहीं ना कहीं क्या करना होंगे, फिजिकली उनको वहां पर लगाना होगा। अब जब उन्हें फिजिकली आप रखेंगे, अब आप फिजिकली जब उनको रखेंगे तो उनके लिए बेसिकली आपको स्पेस तो चाहिए ना। लेकिन यदि आप क्लाउड से कोई भी सर्विस परचेज करते हैं, क्लाउड से आप कोई सर्विस परचेज करते हैं, वो सर्विस कैसे रहती है, आपकी इंटरनेट पर अवेलेबल रहती है, आप उसे इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या आपको सर्वर को यूज करने के लिए आपको उन्हें फिजिकली प्रेजेंट करना होगा यदि आपने क्लाउड सर्विस ली है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर क्या है, हम अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। दूसरा दूसरा आप कैसे बता सकते हैं कॉस्ट कैसे सेव होगी, भाई हमें जितनी रिसोर्स यूज करनी है ना, हम उतनी वहां से उसको परचेज करेंगे, उसी का हम पे करेंगे, बाकी सब रिसोर्स का हम पे ही नहीं करेंगे। तो इससे क्या, हम अपनी कॉस्ट को बेसिकली हम सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, एक्सेस एनीवेयर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप कहीं से भी, आपने यदि क्लाउड से कोई भी सर्विस ली है तो आप उसे कहीं से भी डायरेक्टली क्या है, एक्सेस कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी नीड के अनुसार, आपकी जो रिसोर्सेज हैं आप उन्हें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आपका ये पॉइंट भी बेसिकली क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बैकअप एंड रिकवरी। ऐसा नहीं है जो आपको क्लाउड पे, यदि आपने कोई भी डेटा, क्या बेसिकली आपने स्टोर कर रखा है, ठीक है, अब किसी भी चांस से उनका जहां पर आपका डेटा स्टोर था वो सर्वर क्या है, क्रॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उनका यदि सर्वर क्या हो गया, वो क्रॉस हो गया तो आपका सारा डेटा क्या होगा, वहां से डैमेज हो जाएगा, ऐसे नहीं है। वहां पर क्या है, जो आपका डेटा है ना, उन्हें क्या है, डिफरेंट जोन के अंदर क्या है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट जोन के अंदर क्या है, स्टोर किया जाता है। मान लीजिए कि आपका एक जोन बना हुआ था, एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपका एक जोन बना हुआ है जैसे कि आपका मेड सिटी के अंदर, ठीक है, वो उसका दूसरा क्या बना देंगे, और दूसरा जोन भी क्रिएट कर देंगे जहां पर क्या होगी, उसकी कॉपी बेसिकली वहां पर स्टोर होंगी। जैसे वो क्या क्या बना देंगे, गाजियाबाद में बना देंगे। तो यदि किसी कारण से आपका मेरठ वाला सर्वर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपका सारा डेटा क्या होगा, यहाँ पर डैमेज हो गया, कि आपका डेटा वहां पर रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा, पहले से ही आपके डेटा की कॉपी बना रखी है, जो वहां पर क्या है, आपके गाजियाबाद वाले सर्वर के अंदर बेसिकली वहां पर स्टोर है। तो आपका कोई भी डेटा वहां पर डिस्ट्रॉय होने के चांस नहीं, यानी कि आप डेटा को वहां से क्या बेसिकली आसानी से बैकअप कर सकते हैं, यानी कि डेटा इज ऑटोमेटिकली बैकअप विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेटा लॉस। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फास्ट अपडेट। कोई भी अपडेट आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर है, ठीक है, जिस पे आपको अपडेट करना चाहेगा वो खुद अपडेट करेगा, उससे आपको कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है कि भाई ये कैसे चीज अपडेट होगी, आपको इसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है, आपके क्लाउड प्रोवाइडर की, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट आर ऑटोमेटिकली, जितनी आपके सिक्योरिटी है और जितने आपके सॉफ्टवेयर के अपडेट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके ऑटोमेटिकली होंगे। और वो कौन परफॉर्म करेगा, आपका क्लाउड प्रोवाइडर, जिससे आपने क्लाउड की सर्विस ली है। तो सर आप इतनी देर से कह रहे हैं, सर आप काफी देर से बता रहे हैं कि क्लाउड प्रोवाइडर, तो सर क्लाउड प्रोवाइडर एक आते कि नाम भी बता दो। ठीक है, जैसे आपने AWS सुना होगा, अमेजोन वेब सर्विस, ठीक है, आपने सुना है ना, अमेजोन वेब सर्विस, AWS। ऐसे ही आपका अलीबाबा, ठीक है, जैसे आपका AWS है, ऐसे आपका अलीबाबा है, ठीक है, ऐसे आपका गूगल क्लाउड है, ठीक है। ये सब क्या है, आपके पास सर्विस प्रोवाइडर है। कौन कौन से मैंने आपको बता दिए, जैसे आपका अलीबाबा हो गया, आपका गूगल क्लाउड हो गया, इसी तरीके से आपका AWS हो गया। ये क्या है, आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये सभी कौन है, आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं, जैसे AWS हो गया, उसके बाद गूगल हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, उसी तरीके से आपका अलीबाबा हो गया। ये सभी क्या है, आपके पास सर्विस प्रोवाइडर, याद रहेगा ना, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना। अब सर सोचते होंगे, बताएं सर बार बार बता देते हैं सर्विस प्रोवाइडर, एक आध सर्विस प्रोवाइडर का नाम भी नहीं बताया।
तो आपको ये याद रखना है कि जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं आप अपनी सर्विस को यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। आप अमेजोन के थ्रू भी अपनी सर्विस को परचेज कर सकते हैं, गूगल क्लाउड के थ्रू भी, एंड अलीबाबा के थ्रू। ठीक है, चलिए। बेटर सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी अच्छी होती है किसकी? आपके क्लाउड कंप्यूटिंग की। ऐसा नहीं है कि आपका सारा का सारा बेसिकली डेटा क्या है आपका क्लाउड पर स्टोर है, तो यहाँ पर क्या है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी कि जो आपकी कंपनी का डेटा है वो खुद उसको एक्सेस कर लेंगे, खुद उसको कहीं पर यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी सिक्योरिटी को यहाँ पर प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। तो यदि बेशक आपका सारा का सारा डेटा क्या है इंटरनेट पे एक्सेस किया जा रहा है और उसको मैनेज भी कौन कर रहा है? बेशक थर्ड पार्टी कर रही है, लेकिन वो आपकी सिक्योरिटी को वहां पर क्या है प्रॉपरली मेंटेन करके रखती है। जैसे मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, सपोज लीजिए आपके पास पैसे तो है, सभी के पास आते रहते हैं, सभी के घर में पैसे होते हैं। ठीक है, तो जब ज्यादा पैसे हो जाते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 लाख है, फिर 4 लाख है, फिर 10 लाख रुपए, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप उन 10 लाख रुपए को आप अपने घर के अंदर रखना ज्यादा सही समझते हैं या फिर बैंक में ले जाना? तो आप क्या करते हैं उन पैसों को, यदि देखा जाए सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो हमारा पैसा हमारे पास ज्यादा सिक्योर होगा, यानी कि यदि हम अपने पैसे को अपने घर में रखेंगे तो ज्यादा सिक्योर है। लेकिन हम क्या है उस पैसे को अपने घर में रखते ही नहीं है, हम क्या करते हैं, हम तो जाके उसे बैंक में जाके जमा कर देते हैं, जबकि चाहे तो बैंक वाला उसका यूज कर सकता है। अगर आप सोचें तो कि भाई बैंक वाला हमारे पैसे लेके भाग जाएगा, ऐसे नहीं भागता ना। तो जो क्लाइंट है, क्लाउड यदि किसी भी सर्विस को क्लाइंट ने यदि किसी भी सर्विस को गूगल से लिया है, तो ऐसे नहीं है कि भाई वहां पर क्या है उसकी सिक्योरिटी को वहां पर मतलब ध्यान नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपका प्राइवेट डेटा है उसको डायरेक्टली वो एक्सेस कर लेंगे, नहीं, तो आपको प्रॉपर्ली वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेटर सिक्योरिटी क्यों है। बेसिकली हमको पता है कि पैसा हमारे घर में ज्यादा सिक्योर है, लेकिन फिर भी हम उसे घर पर नहीं रखते, कहां रखते हैं? बैंक। इसी तरीके से हमें पता है कि डेटा, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका एप्लीकेशन है, यदि हम उसे अपने अंडर में रखेंगे, यदि हम उसे अपने अंडर में रखेंगे तो ज्यादा ठीक है। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं? क्लाउड सर्विस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, उससे क्या हम अपनी बेसिकली कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं, काफी सारी कॉस्ट मैंने बच जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो भी हमें किसी भी सर्विस को ज्यादा चाहिए तो हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, कम चाहिए हम उसको कम यूज कर सकते हैं। उसके डिफरेंट बेसिकली क्या है, ये एडवांटेज भी मैंने आपको बता दिए, सारे के सारे आपको समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो पहला डिसएडवांटेज क्या है आपका? इंटरनेट डिपेंडेंसी। इंटरनेट डिपेंडेंसी मींस कि आप यदि क्लाउड से आपने कोई भी सर्विस ली है और आप उस सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं, आपने क्लाउड से कोई भी सर्विस ले रखी है और एक्चुअल में आप उस सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल हो। यदि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, आप उस सर्विस को वहां पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपने गूगल ड्राइव के अंदर आपने बहुत सारे आपने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, अब आप अपना फोन तो आप घर पर भूल गए और सपोज कीजिए आपको दिल्ली में वो डॉक्यूमेंट आपको लगाने थे, अब आप डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे? आपने ये तो सोच लिया कि हाँ मैं इस जीमेल को क्या है किसी दूसरे व्यक्ति के फोन में एक्सेस कर लूंगा, तो यहां से क्या है मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट यहां से निकाल लूंगा। लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट को वहां पर तभी रिकवर कर सकते हैं जब आपके पास क्या हो? इंटरनेट कनेक्शन हो। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपका जितना भी डेटा आपने गूगल ड्राइव के अंदर स्टोर किया है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का ये डिसएडवांटेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेसिकली हम कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर। ये पॉइंट आपको अब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी कंसर्न। डेटा सिक्योरिटी कंसर्न मैंने आपको बताया कि भाई जितना भी हमारा सारा का सारा डेटा है वो क्या है इंटरनेट पे बेसिकली क्या है स्टोर रहता है। अगर जो आपका डेटा इंटरनेट पे स्टोर है वो बाय द वे उसे क्या है, बाय द वे जो आपका डेटा है किसी हैकर ने क्या कर लिया, हैक कर लिया, इसका मतलब क्या होगा? आपका तो सारा डेटा चला जाएगा। तो ये भी क्या है बेसिकली इसके अंदर एक प्रॉब्लम रहता है इसका डाटा सिक्योरिटी का, क्योंकि जितना भी डेटा है वो सारा का सारा क्या है आपका इंटरनेट पे बेसिकली स्टोर रहता है। ठीक है, जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है यदि उसका क्या हो गया, उसका कंप्लीट सर्वर ही क्या हो गया, हैक हो गया, तो वहां पर क्या होगा? हमारा सारा का सारा डेटा चला जाएगा। तो ये भी क्या है कि इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, लेस कंट्रोल। लेस कंट्रोल का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि जितना भी आपका डेटा है ना और जो आपके एप्लीकेशन है वो सारा का सारा मेंटेन कौन करता है? आपका क्लाउड प्रोवाइडर। तो चीजें तो हमारी हैं,
चीजें तो हमारी हैं, लेकिन कंट्रोल किसके पास है? थर्ड पार्टी के पास। तो ये भी क्या है, एक इसका डिसएडवांटेज है, यानी कि चीजें तो हमारी हैं, लेकिन क्या है, फिर भी हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं रहता। यानी कि जो जो भी आपने यहाँ पर डेटा, जो भी आपका डेटा है ना, जो आपने क्लाउड पर जाके स्टोर कर दिया है, आपने डेटा क्लाउड पे स्टोर कर लिया, तो अब उसमें क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा कम कंट्रोल होगा, क्योंकि उसको कंप्लीटली कंट्रोल कौन करेगा? आपका क्लाउड प्रोवाइडर करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यानी कि द यूजर डज नॉट हैव फुल कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर एंड द सर्वर, यानी कि जो भी आपने हार्डवेयर एंड सर्वर, जो भी आपने हार्डवेयर एंड सर्वर आपने क्लाउड से परचेज किए हैं, आपने क्लाउड से परचेज किए हैं, आपका उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें मैनेज कौन करता है? आपका क्लाउड प्रोवाइडर बेसिकली वहां पर उसको मैनेज करता है। चलिए, इसके बाद परफॉर्मेंस इश्यूज। आपके परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं डिफरेंट टाइप के, कि मान लीजिए कि भाई आपने क्लाउड से सर्विस तो ले रखी है, आपने क्लाउड सर्विस ले रखी है, और जब आप उस सर्विस को एक्सेस करना चाहते थे, हो सकता है कि उनका सर्वर क्या हो, डाउन हो, उनका सर्वर डाउन हो। जब उनका सर्वर डाउन है तो हम वहां पर चीजों को एक्सेस कर ही नहीं सकते, यहाँ पर इशू रहेगा। मान लीजिए कि आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या है, स्लो है, ठीक है, तो वहां पर भी आप अपनी जो सर्विसेज है उनको ठीक से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, इसका एक ड्रॉबैक या फिर एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, चलिए, हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। आपने क्लाउड से सर्विस ली, आपने क्लाउड से सर्विस ले ली, आपने क्लाउड से कहा कि भाई मुझे क्या चाहिए, 2 TB की स्टोरेज चाहिए, और आपने क्या कर लिया, उसको यहां से परचेज कर लिया। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए ये जो आपने 2 TB की स्टोरेज ली है ना, केवल और केवल क्या है, आपको 5 डेज के लिए चाहिए थी। कितने? 5 डेज के लिए चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद तो क्या है, इसके बाद क्या है, बेसिकली आपका 2 TB में क्या है, बेसिकली आपका काम चल जाता है। लेकिन आपने क्या किया कि आपने 2 TB स्टोरेज ले ली, आपको बेसिकली चाहिए कितनी थी, 5 दिन के लिए ये सर्विस चाहिए थी। इसके बाद क्या है, आपका 2 TB में भी काम चल जाता था। अब आपने इस सर्विस को क्या है, आप यहाँ पर बंद करना भूल गए। इस सर्विस को क्या है, आप अपना बंद करना भूल गए। तो यदि आपने सर्विस बंद नहीं किए, तो वहां पर क्या है, आपको पेओ क्या है, बेसिकली वहां पर वो काउंट होता रहेगा। तो ये क्या बेसिकली आपकी हिडन कॉस्ट है। यानी कि आपको तो पता था कि हाँ मेरा 2 TB में काम चल रहा है, 2 TB मेरा काम चला, ये मैंने केवल 5 दिन के लिए यूज की है, नहीं, क्योंकि आपने सर्विस क्या है, ओपन करके छोड़ दी है। यदि आप सर्विस को आपने ओपन कर दिया और आपने उसको क्लोज ही नहीं किया, तो वहां पर क्या है, वो आपको बेसिकली वहां पर काउंट करता रहेगा, फिर आपको वो कॉस्ट भी आपको वहां पर पे करनी होगी। Sometime additional charge may be incurred for using the extra storage or more resources। यदि आपने कहीं पर भी एक्स्ट्रा रिसोर्स, ठीक है, या फिर स्टोरेज का आपने यूज कर लिया है, तो आपको वो कॉस्ट भी पे करनी होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, यहां तक किसी भी कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, सभी बच्चे बताइए कि यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए, सभी स्टूडेंट बताइए कि यहां तक सारी चीजें भाई क्लियर हो गई है ना सभी को? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि आपकी मंडे टू सैटरडे 9 PM टू 10 PM, 9 PM टू 10 PM आपकी क्लास होगी बेसिकली किसकी, आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें सभी को समझ में आ गई हैं, किसी का कोई डाउट भी नहीं है? यदि किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बेसिकली हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर बेसिकली हम कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने इवोल्यूशन देख लिया क्लाउड कंप्यूटिंग का, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का ओवरव्यू भी बेसिकली आपने देख लिया। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने यहाँ पर पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर क्या होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो हम उस आर्किटेक्चर को मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं। इसके बाद चैलेंजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग और कौन कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी चुनौतियां हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक सभी स्टूडेंट को सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।